हाँ जी बच्चे लोग, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है ये फिजिक्स की, इस फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने जहाँ पिछली बार छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पिछली बार हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था, हम लोगों ने यहाँ तक ये कर लिया था, सारा मोमेंटम वगैरह समझ लिए थे, उसका कैसे डिराइव करना होता है वो सब समझ लिए थे। और फिर तुम लोगों को दिया गया था कि भाई इंडेक्स क्वेश्चन 3.2 करना है। सारे बच्चे कर लिए हो? तो यहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स इन पेयर्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलिए। फोर्स इन पेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं कि ये एक वो है, एक डब्बा है, इस डब्बे को किसी को फेंक के मारते हैं। नहीं, इस डब्बे से फेंक के मारेंगे तो चोट लगेगा उसको, डब्बा को कैसे पता चलेगा। लेकिन तुम मान लो कि तुम किसी को एक थप्पड़ दिया, एक थप्पड़ लगाए, एकदम कस के एक थप्पड़ लगाए, तो देखोगे तो उसके गाल में भी चोट लगा और तुम्हारे हाथ भी झनझना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके गाल में ज़्यादा तेज़ी से चोट लगेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि उसके गाल में ज़्यादा तेज़ी से चोट लगा और तुम्हारे हाथ को झंझनाहट कम हुई। उसको भी उतना ही चोट लगता है जितना तुम्हारे हाथ को लगता है। लेकिन चूंकि गाल के मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर चोट ज़्यादा फील होता है, यहाँ पर चोट कम फील होता है। जबकि सेम चोट है, चोट लगी है सेम, थप्पड़ किसी को मारोगे तुमको भी उतना ही चोट लगेगा। अब जैसे किसी को पीठ में मारो, ठीक है, पीठ में ऐसे थप्पड़ से मारो तो पता लगेगा कि उसको तो कम फील हुआ, तुमको ज़्यादा फील हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि फोर्स इन पेयर्स, अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगाता है, ठीक है। Whenever two bodies interact, they exert force on each other। जैसे कि मान लो कि दो आदमी है, जैसे तुम किसी को धक्का दे रहे हो और वो चुपचाप खड़ा है, सीधा खड़ा है ना। किसी को हम धक्का दे रहे हैं और सीधा खड़ा है, इट मीन्स कि वो सीधा खड़ा होने के लिए भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक आदमी धक्का दे रहा है उसको और दूसरा आदमी सीधा खड़ा है, इट मीन्स जैसे कि ये कहाँ गया हमारा बैटमैन, ये रहा बैटमैन, और वो कहाँ गया दूसरा वाला, लो बेटा कोई ले गया नहीं, यहाँ है, हाँ ये, ठीक है। एक ये बैटमैन और ये एक ग्रीन लैंटर्न, ठीक। अब मान लो कि ये बैटमैन यहाँ खड़ा है और ये इसको धक्का लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। इट मीन्स अगर ये इसको धक्का लगा रहा है और ये खड़ा है तो ये खड़ा रहने के लिए भी ये फोर्स लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये इसको फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है कि भैया हम तुमको पीछे ठेल देंगे, और ये फोर्स लगा रहा है कि भैया हम पीछे नहीं ठेलाएंगे, उसको बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो जब भी कोई एक बॉडी फोर्स लगा रहा है, अगर ये फोर्स लगा रहा है तो ये भी ऑटोमेटिक है कि नेचुरली फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स जो है सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। व्हेनेवर टू बॉडी, जब भी दो बॉडी के ऊपर बीच में फोर्स लगेगा, है ना, तो वो क्या होगा कि इंटरेक्ट करेंगे ईच अदर, दे एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्शन एंड द अदर इज कॉल्ड रिएक्शन। एक को बोलते हैं हम एक्शन, जैसे तुम किसी को थप्पड़ मारे, एक्शन हुआ कि तुमने थप्पड़ मारा, खींच के वो भी तुमको एक थप्पड़ मार दिया, दैट इज रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर ये वाला एक्शन रिएक्शन नहीं पढ़ना है, यहाँ दूसरे टाइप का एक्शन रिएक्शन। जैसे किसी को एक थप्पड़ मारे, ठीक है, तो उसके गाल पे चोट लगा, तुम्हारे हाथ पे भी चोट लगा, उसके गाल पे चोट लगा एक्शन, तुम्हारे हाथ पे चोट लगा रिएक्शन। दस वी कैन से दैट फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, किस में, पेयर्स में। एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। और एक्शन एंड रिएक्शन को हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन भी कहते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन क्यों कहते हैं, देखो अब जैसे देखो, फिर से देखना बेटा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन दे रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, मुक्कालात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, है ना जी। मुलाकात को बोलते हैं वही जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, तो इंटरेक्ट करते हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। अब आइए हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझें। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। According to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन, जो भी काम हम करेंगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर हमने मान लो कि किसी को थप्पड़ मारा तो हमारे उसके गाल पे चोट लगा, हमारे हाथ पे भी चोट लगेगा, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज when two objects interact, the force exerted by one object on the other is equal in magnitude and opposite in direction to the force exerted by the latter object on the former। तो हमारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट
जैसे ये देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट किया, यहाँ तक इस सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये सनी देओल है, ठीक है, सनी देओल ने 5 किलो का मुक्का मारा इस बैटमैन को, ठीक है, इस बैटमैन को 5 किलो का मुक्का मारा, ये अंडरटेकर है, तो ये इसको ये मारा 5 किलो का, ठीक है, तो ये इसको 5 किलो का फोर्स लगा, और चूँकि ये भी अंडरटेकर है, कम पावरफुल थोड़ी है, तो ये जो है केवल चुपचाप खड़ा रह गया, उस खड़ा रहने मात्र से ही इस सनी देओल को जो फील होगा, उसके हाथ में जो चोट लगेगा वो भी 5 किलो का लगेगा। ठीक है, तो बैटमैन को भी, मतलब अंडरटेकर को भी 5 किलो का चोट लगा और सनी देओल को भी 5 kg का चोट लगा। इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ये सनी देओल एकदम एक कैसे दिया, एकदम एक मुक्का, तो इसका डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ और इसका डायरेक्शन हो गया ये इधर की तरफ। तो सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लैटर, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो डायरेक्शन इक्वल होगा। सनी देओल जी 5 किलो का मुक्का मारेंगे किसी को, तो दूसरे आदमी को 5 किलो का मुक्का लगेगा, ऐसे लगेगा, और सनी देओल को भी 5 किलो का फोर्स फील होगा, इस तरीके से फील होगा। ठीक है, चलो अब इसको समझो, फिजिक्स की भाषा में समझो, मतलब इस लैंग्वेज में। इफ़ F12 इज द फोर्स विच ऑब्जेक्ट 1 एक्सपीरियंसेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 एंड F21 इज द फोर्स विच ऑब्जेक्ट 2 एक्सपीरियंसेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट। अब बताते हैं यार, देखो ये वाला मान लो कि ये जो बक्सा बैठा हुआ है, दिस इज़ क्या बोलें, दिस इज़ सनी देओल, यहाँ लिख देते SD, है ना, और ये जो है, ये जो टेबल है, ये है अंडरटेकर UT। अब देखो ये भाई साहब सनी देओल हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर जाके बैठ गए, अंडरटेकर की छाती के ऊपर बैठ गए, है ना, यहाँ पर, तो ये जो है इधर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ये टेबल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या कर रहा है ये टेबल, क्या करेगा, अब अंडरटेकर क्या करेगा, वो भी दम लगा के रखेंगे ना, सांस एकदम रोक फुला करके रखा है कि भैया तुमको ऊपर की तरफ ही फेंकेंगे, तो वही से सेम ये जो फोर्स लगा रहा है ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो जो तुमको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला फोर्स, ये लगा रहा है, ये टेबल लगा रहा है, और जो ये तुमको दिख रहा है डाउनवर्ड फोर्स, ये लगा रहा है F2, ये ब्लॉक लगा रहा है या सनी देओल लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका ये जो लगाया ये नीचे की तरफ लगाया, ये लगेगा mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट जिसको बोलते हैं वेट फोर्स, और ये जो है उसका नॉर्मल रिएक्शन देगा इधर की तरफ, ऐसे रोक के रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हमने कहा F12, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है फोर्स, है ना, तो F12 इज क्या होता है, देखो F12 इज द फोर्स विच ऑब्जेक्ट 1 एक्सपीरियंसेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, इसको मान लो ऑब्जेक्ट 2, सनी देओल को कह दो भैया ऑब्जेक्ट 2 है, तो इसको कह दो ऑब्जेक्ट 1, है ना, OBG लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, तो F21 क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें कि F12 क्या है, तो ये हो जाएगा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई, यहाँ ऑब्जेक्ट वन कौन सा है, ये है अंडरटेकर, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई अंडरटेकर ड्यू टू सनी देओल मुक्का। ठीक है, और F21 क्या हो जाएगा, F21 तो वो हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस बाई होम, बाई सनी देओल ड्यू टू अंडरटेकर रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट किया ना कि नहीं करने देंगे। ठीक है, बोलो बच्चे लोग, क्लियर। A book placed on table exerts a force F1 equal to its weight mg on the table while the table exerts a force F2 on the book। तो ये जो बुक है, किताब रखी हुई है, ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है और टेबल भी सेम फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आइए इस फिगर को बना लो बेटा, इसको लिख लो, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो और ये लिख लो, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, ये 3 पॉइंट लिख लो जल्दी से। लिखने के बाद बताओ यस हो गया।
जल्दी से लिखने के बाद बताओगे यस हो गया। जल्दी करोगे। डन, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? देखो इम्पल्स क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि जैसे ये मान लो कि दिस इज़ अ बॉल, क्रिकेट का बॉल है। अब देखे हो ना कि क्रिकेट के बॉल को जब मतलब बहुत ऊपर से बहुत मान लो कोई छक्का मारा, ठीक है, छक्का मारा, लेकिन क्या है कि वो बाउंड्री पे नहीं जा रहा है, बाउंड्री से पहले ही जो प्लेयर है ना, वो क्या किया, उसको फील्डर जो है उसको कैच कर लिया। तो जब कैच करता है तो ऐसे करके कैच करता है, ऐसे करके कैच करता है। कल भी हम बॉल खेल रहे थे, ठीक है, कैच खेल रहे थे बच्चा लोग के साथ, तो हमने देखा क्या कि भैया जब डायरेक्ट ऐसे करके कैच करते हैं ना तो दर्द होता है हाथ में, ठीक है, चोट लगती है। लेकिन जब ऐसे करके कैच करते हैं ना, ऐसे इधर की तरफ खींच लेते हैं तो दर्द कम होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो क्यों ना के बराबर होता है? क्योंकि जो फोर्स आ रहा है ना, उस फोर्स को जैसे हमने बॉल को कैच किया और इधर की तरफ ले गए, तो उस फोर्स के जो इम्पैक्ट का टाइम है, उस इम्पैक्ट के टाइम को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, टाइम को बढ़ा दिया, इम्पैक्ट के टाइम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब अगर हम डायरेक्ट ऐसे कैच करते हैं तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। अब वही सेम फोर्स को हमने ऐसे खींच करके इधर की तरफ ले लिया, तो उस फोर्स को जो है हमने उसको टाइम ज़्यादा दे दिया, तो हमको कम चोट फील होता है, ठीक है, जबकि फोर्स सेम है। ऐसे क्रिकेट बॉल देखना, किसी को ऐसे फेंकोगे तो एक बार कैच करके देखना डायरेक्ट, एक बार डायरेक्ट ऐसे कैच करके देखना, बहुत चोट लगेगा हाथ में। लेकिन एक बार अगर हम ऐसे करते हैं तो हमको कम चोट फील होता है। कम चोट क्यों फील होता है? क्योंकि हमने जो उस फोर्स के टाइम ड्यूरेशन को, आप जैसे किसी को एक बार मारे और किसी को ऐसे धीरे धीरे करके 50 बार मारो, है ना, 50 बार मारो, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया ना, टाइम फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है। वो फोर्स को हम 50 बारी में ऐसे ऐसे करके लगा रहे हैं, और एक ही बार में हथौड़ा लिए बड़ा सा हथौड़ा लिए मार दिए तो हाथ ही टूट जाएगा। तो वही बात है वहाँ पे भी क्रिकेट बॉल के साथ भी, कि जो फोर्स आया वो सेम फोर्स है। जब हम ऐसे कैच करें चाहे हम ऐसे कैच करें, सेम फोर्स है, लेकिन हमने उसको टाइम दे करके फोर्स के जो इम्पैक्ट है उसको कम कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए इम्पल्स जो है उसी के बारे में है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे है ना, हाथ में कैच करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, तो इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा तगड़ा लगता है, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी। बहुत छोटे समय के लिए, जैसे क्रिकेट बॉल आया, मतलब सेकंड भी नहीं लगता है, उस सेकंड में तो हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, सेकंड से भी कम समय में वो हमारे हाथ को आकर के इम्पैक्ट करता है। तो फोर्स इनटू दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। ये हो गया फोर्स इनटू स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स का डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से और बढ़िया से डिराइव करते हैं। तो ये देखो हमारे पास आ गया क्या, आई इक्वल टू एफ इंटू टी। आओ भैया, आई इक्वल टू एफ इंटू टी, एफ इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ देखो फोर्स को हम कह सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डेल्टा टी, है ना। एफ की जगह हमने लिखा एम इंटू ए और डेल्टा टी की जगह हमने लिखा डेल्टा टी, इसको चेंज नहीं किए। तो अब ये एम की जगह एम और ए की जगह भी माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी काट दो तो ये आ गया एम भी माइनस एम यू,
क्लियर है बच्चे लोग? एम भी माइनस एम यू आ गया। जल्दी बोलो, बोलोगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो मास इनटू वेलोसिटी, ये भी मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन हम जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी अभी तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दैट इज़ मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम, तो ये होता है मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। सो दिस इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। भैया फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, उसको बोलते हैं चेंज। तो दिस इज हो गया डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। सो व्हाट इज इम्पल्स? तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? ये हमने डिराइव कर लिया कि व्हाट डिराइव चेंज इन मोमेंटम, या फिर हाउ मोमेंटम इज, हाउ इम्पल्स इज रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसे डिराइव करके बता दोगे, ठीक है। तो ये डिराइव हो गया। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। अब इसको डिराइव कर देते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू हमने कहा कि चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, है ना। तो चेंज, ये तो डेल्टा का कोई मतलब नहीं है, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू कह लो कि जो मोमेंटम का वो होगा, जो मोमेंटम का यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा, सेम टू सेम इम्पल्स का भी यूनिट होगा। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है? मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। दूसरा यूनिट भी दिखा देते हैं। मोमेंट इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, डेल्टा टी। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। तो ये दोनों यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लो बच्चे, फटाफट नोट डाउन कर लो, और ये वाला ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करके करो, यस डन, जल्दी से। डन, ठीक है। चलो अब तुम्हारा काम है बेटा कि ये जो है इन टेस्ट क्वेश्चंस 3.3 कर लेना, ठीक है। ये देख लो इसको, ये तुम्हारा काम है। बुक खोलोगे, बुक में पीडीएफ डाउनलोड करोगे, बुक नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ खोलना और उसको यहाँ से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर दे रखें, फिर इस आंसर से मिला लेना। कोई दिक्कत आएगा तो इसको देख करके डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम बचा के रखा हुआ है, मतलब कंजर्व है। तो कैसे कंजर्व है भैया? देखिए, इफ़ टू बॉडीज इन ए सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद बॉडीज आउटसाइड द सिस्टम इज सेड टू बी अ क्लोज सिस्टम और एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जैसे कि थर्मस में अगर हमने पानी रख दिया, चाय रख दिया, तो थर्मस के अंदर चाय बहुत देर तक क्या, अगर मतलब थोड़ा थोड़ा लीक करता है, मान लो कि एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट क्लोज करके रख दिए, है ना, थोड़ा भी लीक नहीं करेगा, ना उसमें हवा घुसने वाला है, ना उसको ठंडा मिलने वाला है कहीं से भी, तो वो चाय ज़िंदगी भर गर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ उतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक, कहीं ना कहीं से उसमें फिस हवा घुस जाता है,
कुछ ना कुछ हो जाता है कि इसकी वजह से वो कुछ गलती हो जाती है, ठीक। क्योंकि जो सील करते हैं ना उसको हम घुमा घुमा के सील करते हैं, तो उसमें चाय रख करके ना ऊपर से वेल्डिंग मार दो तो कभी ज़िंदगी में वो नहीं होगा, गर्म ठंडा नहीं होगा, गर्म ही रहेगा। तो वही कह रहा है कि उस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है ना, कि बाहर क्या हो रहा है हम तो गर्म है ना, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम या क्लोज सिस्टम। जैसे मान लो कि तुम वो हमने देखा है कि कुछ बच्चे लोग क्या है कि तैयारी करते हैं तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, दिन दुनिया व्हाट्सएप वगैरह से, व्हाट्सएप चलाता है लेकिन कमरे में बंद होकर के। लेकिन अगर फिजिकली बात किया जाए तो फिजिकली उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम अपने आप को बंद करके रखे हुए हैं, पूरा एकदम जी जान से लगे हुए हैं जेईई नीट की तैयारी में। लेकिन रिज़ल्ट आता है क्या कि भैया ठीक है आप जी जान दुनिया से वो थे ना, मतलब फिजिकली आप एब्सेंट थे, लेकिन भैया मेंटली तो आप वहाँ पर यूट्यूब भी चला रहे हो, और उसके बाद तुम फेसबुक भी चला रहे हो, इंस्टा भी चला रहे हो, रील्स भी बना रहे हो, ठीक है। तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। फिजिकली आप क्लोज थे, फिजिकली आप क्लोज सिस्टम थे, लेकिन आप रियल में क्लोज सिस्टम नहीं थे, है ना। तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं, इसको डू नॉट इंटरेक्ट विद बॉडीज आउटसाइड द सिस्टम, उससे बाहर के लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कैसा बच्चा, अगर ऐसा बच्चा है जो ना यूट्यूब चला रहा है, मोबाइल को भी बाहर रख दिया, ठीक है, मोबाइल को भी रूम से बाहर रख दिया, बंद करके बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वो बच्चा हो गया क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखो बॉडी के अंदर, जैसे कि हम लोग का ही शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारा चीज़ चल रहा होता है ना, अंदर ही अंदर, ठीक है। अभी जैसे रोटी खा के आए हैं, तो रोटी खा के आए हैं तो भैया लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, तो इंटरनली तो काम कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनली काम कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो जो ओवरऑल सम है ना वो कांस्टेंट है, लीवर इधर धक्का लगा रहा है, किडनी इधर धक्का लगा रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, तो टोटल सम जो है नेट सम इज, नेट फोर्स इज 0, ठीक है। अंदर में चल रहा है तूफान लेकिन नेट सम इज 0। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ बॉडीज रिमेन्स, तो जो उसका, जैसे हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो हमारा जो मोमेंटम होगा, अगर हम कहीं पर बैठे हुए हैं तब हमारा कुछ पर्टिकुलर मोमेंटम होगा, या फिर हम कहीं पे चल रहे हैं, जैसे कि मान लो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम रूम में कर दिया, हम रूम में गोल गोल घूम रहे हैं, है ना, रूम में हम घूम रहे हैं, तो हमारा मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो हमारा मोमेंटम होगा। तो वो मोमेंटम हमारा, बैठे हुए हैं तो मोमेंटम 0, और घूम रहे हैं हम ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारा मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, बट द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज में चेंज इन मैग्नीट्यूड एलोन और डायरेक्शन और बोथ, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारा जो सिस्टम है चुपचाप बैठे हुए हो, तो तुम्हारा टोटल मोमेंटम इज 0, लेकिन हो सकता है ना भाई कि तुम्हारे मोमेंटम 0 है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज जो तुम्हारे अंदर, इंडिविजुअल किडनी है, इंडिविजुअल लीवर है, इंडिविजुअल हार्ट है, उसका मोमेंटम 0 नहीं है। अगर हार्ट का मोमेंटम जिस दिन 0 हो गया ना, समझे कि आप गए, काम से गए, ठीक है। तो वो जो है उसका मोमेंटम चेंज करता रहता है ना, बॉडीज में चेंज, तो चेंज करेगा। तो टोटल जो सिस्टम का टोटल लेंगे, ठीक है, तो हम एक सिस्टम हो गया, हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो उस अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंटा हो सकता है, लेकिन जब उस पूरे मोमेंटा को कॉम्बाइन कर दोगे तो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी लीवर बहुत तेज़ी से काम, जब खाना खा के आओगे ना तो लीवर वगैरह बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है, और उसके बाद बहुत देर हो जाएगा खाना खाए हुए, तो लीवर फिर आराम करेगा, और उसके बाद क्या है कि किडनी फिल्ट्रेशन का काम चालू कर देगा। तो सबका काम है, फिर अब लीवर आराम कर रहा है तो फिर दूसरा जो है वो अपना चीज़ दूसरे को दे दिया कि भैया अब तू काम पे लग जा, अब किडनी काम पे लग जाएगा, फिर किडनी काम रात में है कि किडनी फिर काम पे लग गया, फिल्टर उल्टर कर दिया, और उसके बाद सुबह जाना है, वहाँ बाथरूम जाना है, ठीक है, इंटेस्टाइन अपना जो है काम पे लग गया। तो सबका जो है काम अलग अलग है।
अब उसके बाद इंटेस्टाइन का सुबह बाथरूम गए, फिर बाथरूम गए तो फिर भैया भूख लग गया, तो फिर मुँह से खा लिए, फिर से सिस्टम चालू। चलिए देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के कॉन्सिक्वेंस पे हम लोग समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर टाइम डेल्टा टी। तो मान लो कि दो बॉडी है ना, यही दोनों है, बैटमैन और लैंटर्न, ग्रीन लैंटर्न। अब ये दोनों जो है दो बॉडी है, तो ये स्मॉल टाइम थोड़ी देर के लिए ऐसे टकराया, जैसे मार्वल के मूवीज़ में टकराते हैं ना सब, वैसे ये टकराया, ठीक है। तो ये टकराया, कैप्टन अमेरिका टकराया और बैटमैन टकरा गया मान लो, ठीक है, तो टकरा गया। जब ये टकरा गया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एंड बोथ द फोर्स है, जैसे कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये जो है ग्रीन लैंटर्न इसके ऊपर बैटमैन के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जितना फोर्स लगाएगा ये सेम फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। इफ़ एफ ए एंड एफ बी ए आर द फोर्सेज विच दे एग्जर्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे लगाए तो ये दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो है ना, एफ ए बी दिस इज इक्वल टू एफ बी ए, बट माइनस साइन लगाया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज फोर्स, अभी हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आपका, हम डेफिनेशन क्या था कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये आ गया फोर्स। यहाँ पे भी एफ बी ए में भी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये आ गया हमारा फोर्स। तो टाइम तो सेम है ना, तो काट दो जी, ये सेम है, नीचे का क्वांटिटी सेम है। तो जब नीचे का क्वांटिटी सेम है तो ऊपर में क्या बच गया, डेल्टा पी ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब इस वाले भैया को इधर ले आओ तो ये हो जाएंगे भैया डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जो नेट चेंज हुआ जब हम सम ऑफ चेंजेस लिए, मीन्स डेल्टा पी टोटल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टोटल मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा टोटल मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, मीन्स पी टोटल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, मोमेंटम हमारा चेंज नहीं करेगा। इसको ऐसे समझो ना कि मान लो कि हमारा डेल्टा पी ए इक्वल टू 4 है ना, तो डेल्टा पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो 4 प्लस -4 इक्वल टू 0, मतलब चेंज कुछ भी नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा, है ना। देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो मोमेंटम के सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। जैसे कहे ना कि भैया लीवर अपना काम करना छोड़ा तो किडनी अपना चालू कर दिया, किडनी छोड़ा तो इंटेस्टाइन चालू कर दिया, इंटेस्टाइन ने अगर अपना काम करना छोड़ा तो सुबह तुम बाथरूम गए, ठीक है, उसके बाद भूख लग गई, फिर से सिस्टम चालू हो गया। तो वही सब ट्रांसफ़र होते रहते, मतलब कांस्टेंट है, ठीक। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अब देखिए, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देयरफॉर वी नीड टू यूज वेक्टर एडिशन व्हेन समिंग टुगेदर द मोमेंटा ऑफ द मल्टीपल बॉडीज विच मेक अप ए सिस्टम। अब मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब मान लो 4 बॉडी है, जैसे ए बी सी डी आके टकराएगा, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे सब टकरा, यहाँ पे इसको ये यहाँ आकर के एकदम टक्कर मारे, इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, टक्कर मारे, आपस में लड़ रहे हैं, कमरे में बंद कर दिया गया, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कमरे का जो रूम एज ए सिस्टम, उसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। अब देखो इसका मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा। अब मान लो कि ये चीज़ यहीं पर फिक्स है, ये हिल नहीं रहा है, ये चीज़ यहाँ पे यहीं पर फिक्स है। इसका मतलब है कि भैया ये दम तो ये भी लगा रहा है, दम बी भी लगा रहा है, दम सी भी लगा रहा है, दम डी भी लगा रहा है, ताकत तो सब लगा रहे हैं, लेकिन ताकत का जो नेट इफेक्ट है वो 0 है ना, 0 है। तो वही बोले कि भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं है, 0 है। तो वही है, 0 कैसे हो गया, क्यों, ये तो भैया इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हम वेक्टर सम लेंगे, ठीक है, वेक्टर सम लेंगे, भाई कौन कितना लगा रहा है, और एक्स वाई करके, जैसे कि ये जो लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स अगर हम वहाँ पर ले वाई डायरेक्शन में तो या नीचे की तरफ, और एक्स डायरेक्शन में तो इस तरफ लग रहा है, तो नेट जो लग रहा है ये ए का इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ए का जो है, अभी हम ए का बात करें तो ए कैसे लगा रहा है, ए जो लगा रहा है इस तरह से फोर्स लगा रहा है,
ठीक है। तो ये किधर, अगर हम एक्स वाई एक्सिस पर इसको ले चलें तो ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए। चल भैया आ जाए एक्स वाई एक्सिस पे, ये देखो, अरे यार चल आ जा, देखो एक्स वाई एक्सिस पे ले गए तो ऐसे होगा। इसका मतलब है कि ये जो है एक्स वाई को अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये रहा हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकली ये नीचे लगा रहा है, हॉरिजॉन्टली ये इधर लगा रहा है, तो दो अलग अलग कंपोनेंट हो गया। तो उसी तरीके से सबका अलग अलग कंपोनेंट होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। और जब हम निकालेंगे सिग्मा वाई और इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब लगा रहा है ना एक्स वाई डायरेक्शन में। अब ये सी वाले को देख लो, सी इधर की तरफ लगा रहा है, इट मीन्स वाई में ऊपर की तरफ, एक्स में इस तरफ। डी जो है ऐसे लगा रहा है, इट मीन्स डी ऐसे लगा रहा है, इट मीन्स डी वाई में ऊपर की तरफ और इधर में एक्स में निगेटिव साइड से धक्का दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बी में देखो, बी इस तरफ है तो बी का इस तरफ है, इट मीन्स कि बी जो है नीचे की तरफ लगा रहा है और इधर में एक्स में इस तरफ लगा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ऐसा है बच्चे कि जो नेट है, अब कोई ये बॉडी हिल नहीं रहा है, ये बॉडी हिल नहीं रहा है, इट मीन्स कि सिग्मा वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 0 है और एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। कई बार ये ऐसा होता है कि ये चारों फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी विचित्र तरीके से ये ऊपर जा रहा है ना, या नीचे आ रहा है, इधर उधर नहीं भाग रहा है, ये ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है। देखो होगा क्या, कई बार देखोगे कि ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। इसको ऐसे समझो, देखो बताते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल। जैसे कि ये चीज़ एक फोर्स है ना, ये एक बॉडी है, ये एक हाथी बैठा हुआ है। कैसे बैठा दें हाथी, अब समझ लो यार ट्रक बनाते हैं। रुको, ट्रक बनाने की हमने कोशिश कर रही है। दिस इज़ अ ट्रक, ठीक है, ये ट्रक है, ये ट्रक है ना। तो ट्रक को रस्सी से बांध दिया आदमी और इधर से रस्सी से बांध दिया और 10 आदमी इधर की तरफ लग गया और 10 आदमी इधर की तरफ लग गया, तो ट्रक जो है किधर जाएगा? तो ट्रक देखोगे क्या कि ट्रक जो है इधर से की तरफ खिंचाते जा रहा है, इधर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है? जबकि फोर्स ये लोग इधर ऐसे लगा रहा है, ये लोग फोर्स ऐसे लगा रहा है। तो जब इसका फोर्स को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये फोर्स कैसे लगा रहा है? एक तो लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, वाई में इस डायरेक्शन में जा रहा है। और ये फोर्स कैसे लगा रहा है? तो ये लगा रहा है फोर्स एक वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ खींच रहा है और इधर राइट हैंड साइड खींच रहा है। लेकिन फिर भी जो ये ट्रक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखना, इसको रिजॉल्व करते हैं। अब देखो ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो एक्स में लग रहा है ये इधर की तरफ लग रहा है और ये इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इक्वल लग रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। मतलब ऐसे जैसे कि ये ट्रक है, अब इधर से 5 आदमी खींच रहा है, इधर से 5 आदमी खींच रहा है, तो कहीं नहीं हिलेगा ना, एक बराबर रहेगा। तो वैसे ही हो गया, जो इस डायरेक्शन में जो एक्स वाला कंपोनेंट है, दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है और दोनों का वाई कंपोनेंट ऐड अप हो जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ट्रक जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पर सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 बट सिग्मा वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, वाई वो कंपोनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो ऊपर की तरफ खिंचा रहा है। चलिए, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड। तो कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, जैसे कि एक ये एरोप्लेन हो गया और एक ये हमारा बैटमैन हो गया। ठीक है, कंसिडर करिए कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल स्पीड से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो पता ही है कि बैटमैन तूफान की तरह उड़ चलता है और एरोप्लेन भी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो दोनों की स्पीड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ रहा है इस तरफ से। What is interesting is that the oppositely directed vectors cancel out। ठीक है, तो अब मान लो कि इसके पास उतना ही दम है, इसके पास भी उतना ही दम है, तो ये देखोगे कि ये इसको यहीं पे रोक दिया। तो अपोजिट वेक्टर, जैसे अभी हमने बताया ना कि खींच रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ को खींच रहे हैं हम लोग, ऐसे 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 खींच रहे हैं। ठीक है, तो एक इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग गया। वही कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट द अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स कैंसिल आउट। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज ए होल इज 0 इवन दो बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग।
तो मोमेंटम एज ए सिस्टम क्या होगा, वो 0 होगा। नो डाउट कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फिर भी, ठीक है जी, ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, इसको यहाँ से एक आदमी, 5 आदमी यहाँ से खींच रहा है, 5 आदमी यहाँ से खींच रहा है। नो डाउट कितना भी दम लगा लें पाँचों के पाँचों, ठीक है, ये ट्रक अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है, ये ट्रक अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। तो ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, नो डाउट, इवन दो बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। जैसे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने रूम में बंद कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया कि भैया तुम्हारा ये जगह है, आइसोलेट हो गया। अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया, ये जान रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में जा रहा है पॉजिटिव, तो मास इनटू वेलोसिटी इसका, और इसका हो जाएगा मास इनटू माइनस वेलोसिटी निगेटिव। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 0। नो डाउट कि दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। दो ऑब्जेक्ट एक आइसोलेटेड सिस्टम में चल रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, बट जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो एज ए होल वो 0 होगा। जल्दी बोलिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। हाँ चलिए, ठीक है। फ्यू इलस्ट्रेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिकॉइल ऑफ ए गन। देखो जब ये जो है गनर जो है बंदूक लेकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि जब तक तो लेकर के बैठा तब तक मोमेंटम है 0, लेकिन जैसे ही फायर करता है तो जो बुलेट निकलता है, बुलेट निकलेगा, इससे गोली निकलेगी, वो गोली की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी। गोली का देखना, बुलेट का मास होगा, बुलेट का वेलोसिटी mv, ठीक है, मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, लेकिन बुलेट का मास जो है बहुत कम होगा। ये होगा, मान लो कि कितना होगा, 100 ग्राम का बुलेट, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी होगा, पता लगा कि भैया 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला, छेदते हुए, एकदम दंदनाते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको यहाँ रख देते हैं, चल 500 किलोमीटर की स्पीड से निकला, तो इसका जो नेट मोमेंटम है भैया, इसका मोमेंटम तो इधर की तरफ होना चाहिए, है ना, लेकिन ये इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसका 2 टुकड़ा हो गया, एक इधर गया तो एक, देखिए अब एक इधर गया तो एक इधर जाना चाहिए, क्योंकि नेट मोमेंटम हमारा 0 होगा, क्योंकि अभी ये सिस्टम जो है मूव नहीं कर रहा है, अभी ये सिस्टम रुका हुआ है, तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तब 0 कैसे होगा भैया, गोली तो निकली, तो देखो यहाँ पर है कि जब गोली निकली ना तो बंदूक में पीछे झटका लगता है, जब गोली निकली तो बंदूक में पीछे झटका लगता है। तो भैया गोली निकली 500 की स्पीड से और झटका लगा 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली गोली, लेकिन जो झटका लगा वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलेगा तो टूट ही जाएगा, जब छेद करके निकल जाएगा बंदूक, तो कैसे होगा। तो जो झटका लगता है वो लगता है बहुत तगड़ा, लेकिन चूँकि बंदूक को इसीलिए बहुत ही हेवी बनाया जाता है। रिवॉल्वर देखोगे, अब देखोगे कहाँ से यार, जब फिर मेला वाला में जहाँ पर बैलून फोड़ने जाना तो देखना कि बंदूक हेवी रहता है। क्यों है, अगर बंदूक हेवी रहेगा और गोली बहुत छोटा सा रहेगा, एकदम दाने के बराबर रहेगा, वो इसीलिए रहता है कि जो पीछे झटका मारे ना बंदूक तो तुम्हारा ये कंधा ना टूट जाए, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका मास इनटू वेलोसिटी इस बुलेट का इस डायरेक्शन में गया, तो ये जो बंदूक है इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ झटका देगा, तो वो झटका ज़्यादा ना हो, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जब इधर से निकलेगा, इसको देखिए, तो यहाँ हो गया मास mv/v इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में होगा हमारा mg मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो अब यहाँ पर समझना है, इसको देखना बेटा, बता देते हैं। तो आगे की तरफ गोली निकली, बुलेट आगे की तरफ गया, बंदूक का झटका हमको पीछे लगा, ठीक है, तो उसको झटके को बोलते हैं रिकॉइल। झटका जो लगता है पीछे वो रिकॉइल। तो झटका जो है हमारा कंधा वंधा सब ना तोड़ दे, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी। अब मान लो इसके ऊपर कोई चीज़ टकरा है बहुत हाई वेलोसिटी से, क्या होगा, सब टूट फाट जाएगा, ठीक है। अब इसी यही छुटकू सा बैटमैन, ठीक है जी, खिलौना नुमा बैटमैन आ करके अगर इसको 500 की स्पीड से मारा जाए, जैसे मुन्ना भाई देखे होगे ना, मुन्ना भाई मूवी देखे हो तुम लोग, मुन्ना भाई, तो उस मूवी में सर्किट क्या बोलता है
कि अगर ये गोली न, पिस्तौल तो नकली है, नकली पिस्तौल लेकर के दौड़ाता है स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्टिंग में, लेकिन कहता है कि अगर ये गोली पास से लगी ना तो ये नकली पिस्तौल भी, ये नकली गोली भी बहुत भारी डैमेज कर जाएगा। तो पास से लगी अगर नकली गोली तो भी भारी डैमेज कर जाएगा, क्योंकि जो पास से लगेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कैसे तगड़ा होगा, इसको समझिए। तो बुलेट है हमारा 100 ग्राम का, तो 0.1 kg इंटू वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर आवर, 500 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, या किलोमीटर ही रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर आवर, समझो यार, सेम यूनिट ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अब बंदूक जो होता है 5 किलो 10 किलो ऐसे रहता है बंदूक, रिवॉल्वर यार 2-2 किलो का रहता है, बहुत हेवी रहता है, ताकि झटका कम लगे। अब देखिए इस कंसेप्ट को, तो गन रहा 5 kg का, है ना। अब दोनों बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू दिस। तो गन अगर 5 kg का है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 5 kg का गन हो गया, इसका पहले आज इसको सॉल्व कर लो। मान लो वेलोसिटी इज़ वी जी, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल देते हैं, कितना होगा, ये हो गया 5 kg किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये तीनों 0.5 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 kg इंटू 0.1 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी रहा 0.1 किलोमीटर। गन की जो वेलोसिटी जो पीछे झटका लगेगा वो 0.1 किलोमीटर, तो बहुत कम हुआ 0.1 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए जो है लगता है, लेकिन अगर वही वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से मारेगा ना 500 किलोमीटर पर आवर, तो छेद ही हो जाएगा यार, ये बचेगा ही नहीं, उखड़ के चला गया है पाकिस्तान। ठीक है, दिल्ली में मारोगे तो दिल्ली से पाकिस्तान तो 500 से भी कम है, तो पाकिस्तान चला जाएगा ये, फिर ये तो उखड़ करके वहाँ फेंका जाएगा। तो इसीलिए बंदूक को, जो गन को हेवी रखा जाता है, ताकि जो झटका लगे, झटका तो लगना ही है भैया, गोली आगे निकला, जैसे क्या किया देखो, जब तक ये रखा हुआ है मोमेंटम इज 0। अगेन जब हमने बंदूक को गोली चलाई तो इसका मोमेंटम आगे की तरफ, तो पक्की बात है कि भैया इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, हमको पीछे की तरफ मोमेंटम करना पड़ेगा, ताकि हम इसको और इसको जब प्लस करें तो नेट इज़ 0। ठीक है, तो इसीलिए जो है हल्का, अगर बंदूक की गोली हल्की है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर इसका मास ज़्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी इसीलिए मास ज़्यादा रखा जाता है, ताकि हमारा वेलोसिटी, क्योंकि यहीं पर रखा ना, कंधा पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे झटका लगता है, और कंधा पे इसलिए रखा हुआ है, कंधा की जगह अगर मान लो कहाँ रखेगा, यहाँ पर कहाँ रखेगा यार कंधा की जगह, कंधा में थोड़ा, यहाँ थोड़ा दम ज़्यादा रहता है, यहाँ रोकने के लिए लगाया जाता है। कंधा की जगह अगर मुंह पे रखेगा तो मुंह ही फूट जाएगा, मतलब ऐसे करके सामने से सामने मारेगा तो मुंह ही फूट जाएगा। कंधा से तो रोक भी लेगा, मुंह से कहाँ से रोकेगा, तो मुंह ही फूट जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया। ये अब एक डेरिवेशन आया था आपके एग्ज़ाम में, तो ये वाला डेरिवेशन समझ लो। पहले तो ये बता देना है कि भाई यहाँ पर व्हेन अ बुलेट, इसका रिकॉयल ऑफ ए गन का डेरिवेशन देख लो, समझ लो। व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन रिक्वायर्स, गन पीछे की तरफ झटका मारती है जब गोली चलता है। तो द वेलोसिटी v2 ऑफ द रिकॉयल ऑफ द गन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रिकॉयल, गन किस रफ्तार से झटका मारेगा, ठीक है, उसका मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकाल सकते हैं। लेट m बी द मास ऑफ द बुलेट बीइंग फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास m। तो जो गन का मास है वो कैपिटल M, बुलेट का मास है वो स्मॉल m। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इफ़ इज नहीं रे भाई, v1, इफ़ v1 लिखना छूट गया है। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, देन मोमेंटम विल बी सेट टू बी कंजर्व इफ द वेलोसिटी v2 ऑफ द गन इज गिवन बाई। ठीक है, तो मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जो बंदूक है, बंदूक का जो मास हो गया कैपिटल M, बुलेट का मास हो गया स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी होगी वो v1, गन की जो वेलोसिटी होगी v2, तो मोमेंटम कंजर्व। जैसे अभी खाली बैठे हुए हैं भैया जी, तो 0, मोमेंटम इज 0, उसके बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2। ठीक है, जिस रफ्तार से गोली इधर गई उसी रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ गया, दोनों। मतलब वेलोसिटी v2
किस रफ्तार से बंदूक पीछे की तरफ गया, तो ये हो गया, इसको जब निकालेंगे तो -m/m इंटू v1। -n क्या इंडिकेट करता है, वो बताता है कि अगर गोली आगे की तरफ गई तो बंदूक पीछे की तरफ। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ v1, v2 बताता है कि डायरेक्शन जो है वो निगेटिव ऑफ v1 है। ठीक है, निगेटिव साइन शोज दैट v2 इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू v1। चलिए कॉलिजन, अब देखिए जो टकराते हैं तो वी आर एज्यूमिंग द कोलॉइड, ये देखो जैसे कि ये वाला देखे ना, कैरम बोर्ड टकराता है, ऐसे मारता है कैरम बोर्ड। ठीक है, वी आर एज्यूमिंग द कोलाइडिंग बॉडीज एज फॉर्मिंग अ सिस्टम इन द कोलिजन। अब जो है कि मान के चलो कि एक सिस्टम के अंदर, जैसे रूम में जो है कि बैठ करके चुपचाप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो ये जो है गोटियाँ टकरा रही हैं। ठीक है, जो गोटियाँ टकरा रही हैं तो हम उसको एक सिस्टम मान लिए। ठीक, द सिस्टम इज आइसोलेटेड, अब वो सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसको। दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स लाइक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये जो सिस्टम है ये दूसरे फोर्सेस से फ्री है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज विल नॉट चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज़। अब जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन करेगा, तो आपस में एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तो उससे जो है टोटल मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखें ना बंदूक का, इधर से बंदूक पहले शांत बैठा हुआ था, जीरो मोमेंटम, फिर जैसे ही गोली चलाया पीछे झटका लगा, उसको बैलेंस करने के लिए कि भैया मोमेंटम जीरो ही होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, कंजर्व रहेगा। एग्जाम्पल, कोलिजन ऑफ द स्ट्राइकर विथ ए क्वाइन ऑफ कैरम और कोलिजन बिटवीन द बिलियर्ड बॉल्स। ठीक है, तो जब हम कोलिजन कराते हैं तो जैसे स्ट्राइकर मारते हैं, देखना एक चीज़ ध्यान देखना बेटा, यहाँ पे जैसे ही कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर हम ऐसे मारते हैं तो ये जो क्या होगा, जैसे कि मान लो इस वाले गोटी को मारा, ठीक है, तो यहाँ से इस गोटी को मारेगा तो ये गोटी आगे की तरफ जाएगा और देखोगे कि स्ट्राइकर पीछे की तरफ आता है। ये चीज़ नोटिस किए हो कि नहीं, जैसे ही हम मारते हैं तो ये जो गोटी है ये आगे की तरफ जाता है और स्ट्राइकर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो पीछे की तरफ आ जाता है। ये नोटिस किए हो कि नहीं, जैसे ही हम कैरम बोर्ड में मारते हैं ऐसे तो गोटी आगे की तरफ जाता है और स्ट्राइकर पीछे की तरफ आता है। जल्दी बताओ बेटा, ये चीज़, ये तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना भाई, मोमेंटम वाला चीज़, कोलिजन, ये तो हम लोग खुद करके देखे हैं। हाँ ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3.5। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल क्या कहता है। टू ट्रॉलीज ईच ऑफ मास m कपल टुगेदर आर मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v। अब ये दो गो ट्रॉली है ना, दोनों गुत्थम गुत्ती करके चल रहा है, मास सेम है। ठीक है, नो डाउट ये हल्का है, ये मतलब छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ऐसा है कि इसमें सामान कम है, इसमें सामान ज़्यादा है, दोनों का मास सेम है, दोनों 10-10 kg का है सब कुछ कर। ठीक है, तो वो चल रहा है v वेलोसिटी से, पहिया लगा हुआ है, चल रहा है v वेलोसिटी से। दे कोलॉइड विथ 3 आइडेंटिकल स्टेशनरी ट्रॉलीज कपल्ड टुगेदर एंड कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या है कि ये सब भैया चल रहे थे इस डायरेक्शन में, अब यहाँ 3 रखा हुआ है, कहा भैया चलो इसी से टकराते हैं। ये तीनों भी सेम मास का है, 10 kg 10 kg 10 kg, है ना। छोटा बड़ा से कोई फ़र्क मत करिए, ये खाली है, ये समझ लीजिए इसमें कम सामान, इसमें ज़्यादा सामान, इसमें जो है इसमें और ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन तीनों का जो मास है वो सेम है, 10 kg 10 kg 10 kg, मतलब पाँचों का मास 10-10 kg का है, 10-10 kg का ऑल। ये जो है v वेलोसिटी से टहल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अब ये आके इसके बाद गुत्थम गुत्ती करके अब बोल रहे हैं कि हम सब पाँचों एक साथ चलेंगे, तो कह रहा है कि भैया अब नई वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो नई वेलोसिटी बताइए, तो पहले तो ये दोनों हल्का था, अब ये जो है पाँचों को जोड़ लिया, तो नया वेलोसिटी क्या होगा, तो मोमेंटम हमारा कंजर्व रहना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग मोमेंटम जो हो गया, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, इसका मास है 2m, 2 है ना, एक का मास है m, तो 2 का मास हो गया 2m, इसका मास है 3m, और इसकी वेलोसिटी है स्टार्टिंग वेलोसिटी u इक्वल टू 0, इसकी जो है स्टार्टिंग वेलोसिटी u इक्वल टू v है। क्लियर है, ये मस्ती कर रहा है और ये रुका हुआ है। अब क्या है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा pi, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों का मोमेंटम का सम करेंगे, पहले तो इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू v, प्लस अब इसका करेंगे, ये हो जाएगा 3m इंटू 0, ये आ गया 2mv। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 2mv। हम जानते हैं कि भैया चेंज इन मोमेंटम होना नहीं, मोमेंटम इज़ कंजर्व, चेंज इन मोमेंटम होना नहीं, मीन्स डेल्टा p इक्वल टू 0।
डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स कि पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल होना है, तब पी फाइनल क्या होगा। अब ये पांचों मिल करके, ये तीनों और ये दोनों और ये तीनों मिल करके चलेंगे, तो जो मास होगा वो क्या हो गया, मास इज इक्वल टू 5m। अब वेलोसिटी का नहीं पता, वेलोसिटी का नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता हमको, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इस वाले फार्मूला से, पी एफ इक्वल टू पी आई से। तो यहाँ पर देखो पी एफ इक्वल टू हो गया 5m इंटू भी, ये रहा ना 5m इंटू भी हमको नहीं पता, ठीक है, भी एफ कर लो, भी एफ कर लो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू भी एफ, है ना, हमें नहीं पता फाइनल वेलोसिटी। अब क्या है कि दिस इज इक्वल टू पी आई तो हमें पता है ना, पी आई इज इक्वल टू 2mv, ठीक है। तो m काट दो, दिस इम्प्लाइज वी एफ इज इक्वल टू 2/5v, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गया। सही है बच्चे लोग, क्लियर, बताओगे जल्दी, क्लियर, डन, समझ में आया। ठीक है, तो बस मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व मतलब चेंज इन मोमेंटम इज 0। अब एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब का धमाका देखते हैं। तो देखो ये जो बॉम्ब है पहले, तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 है। इसको जब हम धमाका कराएंगे तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना, और टुकड़ा में कोई चिथरा इधर गया, कोई टुकड़ा इधर गया, कोई टुकड़ा इधर गया, अलग अलग डायरेक्शन में टुकड़े जा रहे हैं, है ना। तो सब डायरेक्शन में जा रहा है, अलग अलग मास है। इसका मास मान लो m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, ठीक है। और सबका वेलोसिटी भी अलग अलग होगा, तो इसका होगा v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, ठीक है। तो अब जब क्या है कि इसका जो इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू 0, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा ना पी एफ इक्वल टू 0, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस 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 m7 v7 इज इक्वल टू 0। अब देखो मास तो 0 हो नहीं सकता, मास तो 0 नहीं है कहीं पे भी। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी है, जैसे कि ये इधर और ये इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो वही करेगा, वेलोसिटी ही निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी ही कैंसिल आउट करके उसको 0 करेगा। क्लियर है, तो वही चीज़ है ना। कंसिडर ए डायनामाइट बॉम्ब एट रेस्ट इनिशियली विच एक्सप्लोड्स इनटू फ्रेगमेंट्स एज शोन बिलो। तो इनिशियली रेस्ट पे आराम फरमा रहे हैं, एकाएक कोई आकर के माचिस मार दिया, धमाका हो गया, है ना जी, टुकड़े टुकड़े हो गए, चिथरे उड़ गए, है ना, ये रहा। तो बिफोर द एक्सप्लोजन मोमेंटम इक्वल टू 0, शांति बैठे हुए हैं तो मोमेंटम 0। आफ्टर द एक्सप्लोजन मोमेंटम इक्वल टू 0। मोमेंटम 0 करने के लिए ही ये सब अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में जाता, उधर लग जाता, लेकिन नहीं, मोमेंटम 0 करना है, इसलिए ये लोग बम जो है चिथरे अलग अलग डायरेक्शन में उड़ते हैं, क्योंकि नेट इम्पैक्ट जो है वो, नेट मोमेंटम जो है वो 0 हो। द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब वॉज 0 बिफोर द एक्सप्लोजन, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल फ्रैगमेंट्स फॉर्म्ड विल ऑल्सो बी 0 आफ्टर द एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, तो इस सभी का जब हम निकालेंगे ये वाला ना, ऑल फ्रैगमेंट्स का मोमेंटम तो 0 निकलेगा। दिस इज़ द रीजन दैट ऑल द फ्रैगमेंट्स विल फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन। यही कारण है, जब बम फूटता है तो कुछ इधर उड़ेगा, उधर जाके लगेगा, उधर जाके लगेगा, उधर जाके लगेगा, मोमेंटम 0 करने के लिए। इफ़ ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ओनली, ठीक है, अगर मान लो कि 2 ही टुकड़ा हुआ, ये बम्बुआ का 2 ही टुकड़ा हुआ, तो एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, तब भी आधा आधा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 टुकड़ा हुआ तो एक इधर गया और एक इधर, एक वो भी इधर गया, नहीं, 2 टुकड़ा होगा तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास है तो यहाँ वेलोसिटी भी माइनस, यहाँ पर भी मास m है तो वेलोसिटी भी प्लस, दोनों को m इंटू वी सिग्मा एम भी, मतलब सिग्मा एम भी का मतलब हो गया, यही हो गया सिग्मा एम भी, सबका मास इंटू सबका वेलोसिटी इक्वल टू 0 होना चाहिए,
ठीक है। तो इफ़ ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ओनली, देन द 2 फ्रैगमेंट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, and if the masses of the 2 fragments are equal, the velocities of the 2 fragments will also be equal in magnitude। तो अगर मान लो कि ये 2 टुकड़े में टूटा, ये 2 टुकड़े में टूटा, ऐसे टूटा, ये छोटा टुकड़ा, तो ये जो छोटा टुकड़ा है इधर जाएगा और ये बड़ा टुकड़ा अगर इधर आएगा, तो ये जो छोटे टुकड़े की वेलोसिटी v1 है और ये बड़े टुकड़े की वेलोसिटी v2 है, तो छोटे टुकड़े की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होना है। तो यहाँ पर मास ज़्यादा है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे देखिए, ये जो ऐसे टुकड़ा हुआ, ये हुआ 1 kg का और ये हुआ 5 kg का, ठीक है जी, ये टुकड़ा। तो ये टुकड़ा गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये टुकड़ा कितने स्पीड से जाएगा? ये टुकड़ा कितने स्पीड से जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। 1 × 10, तो ये हो गया 1 × 10 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 5 × 2। तो इसका जो वेलोसिटी, जो हल्का रहेगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो भारी रहेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। चलिए, और अगर बराबर है, दोनों 5-5, दोनों इधर से है, 3-3 kg का है, तो दोनों का वेलोसिटी इधर गया मान लो कि 2 किलोमीटर पर आवर से, तो इधर भी जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी सेम रहेगा। हल्का रहेगा वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, अगर बराबर है तो वेलोसिटी सेम रहेगा। रॉकेट प्रोपल्सन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो होमवर्क दिए हैं अभी, जो कंप्लीट हुआ है इन टेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और इन टेक्स्ट होगा ना? नहीं, अभी है, टाइम है, अभी बहुत है, उसके बाद आएगा। अरे बहुत लंबा है, चलिए कोई नहीं। तो अभी जो हमने इससे पहले वाला इन टेक्स्ट बताया था वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुमको करके रखना है, ठीक है।